नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, लेकिन उनके सेनापति लड़ने से ही इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब कांग्रेस को अपने नए और छोटे नेताओं के सहारे बीजेपी को टक्कर देने का व्यूह रचना करनी पड़ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता जहां सियासत से संन्यास के मूड में हैं, तो वहीं टीएमसी में नए और पुराने नेताओं को यहां पर संघर्ष करते हुए देखा जा रहा है। पुराने और नए नेताओं के बीच में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। नेताओं की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से जगह खाली करने की मांग कर रही है। 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं। 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी मणिपुर से लेकर मुंबई तक सड़क नाप रहे हैं और हिंदी पट्टी में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो लगातार अपने नेताओं को डरो मत लड़ो का संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए राहुल गांधी ने सभी बड़े नेताओं को चुनाव में उतरने का इशारा किया था। हर मीटिंग में वो नेताओं से कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों या मुख्यमंत्री पद की रेस वाले नेताओं को तो चुनाव लड़ना ही चाहिए। कांग्रेस की सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल केरल से चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन इन चंद बड़े नेताओं को छोड़ दें तो कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। राहुल गांधी को वही बड़े नेता झटका दे रहे हैं जिनके दम पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का सपना देख रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई। इसमें पार्टी के बड़े चेहरे नदारद दिखे। अशोक गहलोत की ओर से तबियत का हवाला दिया गया तो सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह ने प्रभारी के तौर पर व्यस्त होने का तर्क दिया। उत्तराखंड की हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार के सदस्य के लिए टिकट चाहते हैं। गुजरात कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। यही हाल गुजरात के पूर्व प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर का भी है। गुजरात में विधायक दल के नेता और पूर्व प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव भी चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भी चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया है। उधर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रहने के बाद भी कई बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति कमोवेश सभी राज्यों में है। दिग्गज चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं और अब अपनी जगह दूसरी पीढ़ी के लिए सीट की जुगत लगा रहे हैं। ये कांग्रेस की जारी लिस्ट में दिखाई भी दे रहा है। राजस्थान में जालोर लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम तय हो गया है। तो वहीं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक और कांग्रेस में पुराने नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं तो उधर आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस में पुराने और नए नेताओं की राजनीति को लेकर छिड़ी बहस अभी थमती नजर नहीं आ रही है। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने युवा बनाम बुजुर्ग नेताओं पर एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी मुझे 2024 के लिए कोई जिम्मेदारी देती हैं, तो मैं उसको लेने में पीछे नहीं रहूंगा। हालांकि वो फिलहाल पार्टी को पूरी गति के साथ चला रही हैं, लेकिन एक बार जब लोग एक उम्र की तय सीमा तक पहुंच जाते हैं तो उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। इससे पहले भी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। दरअसल टीएमसी में पुराने बनाम नई पीढ़ी के नेताओं के मुद्दे ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी वरिष्ठ नेताओं के सम्मान करने की वकालत कर रही थी।
उन्होंने उस दावे को भी दरकिनार कर दिया था जिसमें अनुभवी नेताओं को संन्यास लेने की बात कही गई थी। यानी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों में ही नए पुराने का पेच है। अब देखना है कि 2024 के चुनाव में ये पेच सुलझता है या और भी उलझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 43 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। प्रत्याशियों के ऐलान तो कांग्रेस की तरफ से कर दिया जा रहा है, लेकिन इनमें से अधिकतर वो दिग्गज हैं जो पहले ही कह चुके थे कि हमें टिकट नहीं चाहिए। बीजेपी में जहां टिकट पाने के लिए उम्मीदवार आस भरी निगाहों से दूसरी सूची में अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं चाहिए, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता राम प्रकाश पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका, राम प्रकाश पांडे जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय खैरा इस वक्त उपस्थित हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमनप्रीत कौर जी। अमनप्रीत जी, एक समय था जब कांग्रेस से टिकट पाने के लिए नेताओं की भीड़ दिल्ली दरबार में महीनों तक जुटी रहती थी, लेकिन आज राहुल गांधी को स्वयं हर मीटिंग में कहना पड़ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों या मुख्यमंत्री पद की रेस वाले नेताओं को तो कम से कम चुनाव लड़ना ही चाहिए, लेकिन पार्टी के अधिकतर नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या कुछ कारण लगता है? अमनप्रीत जी, अनम्यूट कीजिए। मैं स्काइप की ही थोड़ी दे रही हूँ। ऑडिबल? जी जी जी, मैं ये बोल रिशु, असल में जो है ये डूबता जहाज नजर है। इसीलिए राहुल गांधी की कोशिशों के बावजूद, जबकि वो पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हर उनको बीजेपी को हराना है, उनको देश में जान को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, उसके बावजूद जो बड़े नेता हैं वो डरे हुए, उनको ऐसा लगता है कि हम जब हो जाएंगे तो बातों पर हाथ का जो टिकरा है वो जाए। इसी को अजीब अजीब बना रहे हैं। देखिए कि अशोक जो जिन्होंने कि मेरी उम्र हो रही है, मुझे संन्यास लेना चाहिए या फिर अपना इस पद के ऊपर रहने के, ये लोग हैं जो राजस्थान की कांग्रेस राजनीति। अमनप्रीत जी, मैं वापस से आपका रुख करूंगी, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन विजय खैरा जी, लोकसभा चुनाव से पहले ही जो कांग्रेसी हैं वो हथियार डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे हार का डर है। आप लोग तो बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कह रहे हैं कि हम चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। हार का डर तो पिछले 5 साल से था, पर उनको उम्मीद की शायद हालात सुधरेंगे थोड़े बहुत। तो सुधरने के बजाय कांग्रेस के हालात बिगड़ते ही चले गए। एक तो नेतृत्व की क्षमता की कमी रही, दूसरी तरफ चारों तरफ विकास की जो आंधी चली है पूरे देश के अंदर, वो एक दूसरा डर है। तीसरी बात क्या है, जो लोग छोड़ के आ रहे हैं या चुप बैठ रहे हैं, वो जनता का आवाज और मुंह समझ रहे हैं। ये चुनाव लगभग एक तरफा उन्होंने कर लिया है, क्योंकि इन्होंने बाद में जो गलतियां की हैं, भारी गलतियां जिनको माफ करना असंभव है, यानी जिस तरह मेजर मिस्टेक की बात बताएं अगर, तो लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता ये बोलते हैं कि कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में लंबित है, यानी एक तरह से देशद्रोह बात हो गई ना। तो जनता तो समझती है इस बात को। इसी तरह से आज सीए कानून का ये विरोध कर रहे हैं, जबकि यही मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बोला था कि उनको वापस लाइए, उनको सुविधाएं दीजिए और जल्दी कीजिए अल्पसंख्यकों को लाने के लिए। तो मनमोहन सिंह ने कहा था, यही प्रस्ताव सन 52 में कांग्रेस कमेटी ने पास किया था, और यही प्रस्ताव गांधी जी ने दिया था कि ऐसे लोग जब भी आना चाहें, आज कल या कभी भविष्य में, जिन्हें वहाँ प्रचारित किया जाता है,
तो उन्हें भारत सरकार उनको लाएगी, उन्हें आने का रास्ता देगी, मुहैया करेगी और यहाँ पर रोजगार के अवसर देगी, उन्हें बताएगी। ऐसा क्या नया किया है हमने जिसका ऐसा और ऊपर से आप IMLU ने जो पार्टी ने, केरल की पार्टी है मुस्लिम लीग की, उन्होंने कोर्ट में जो केस किया था स्टे के लिए चले आए। ये उन्हीं के पार्टनर हैं, उनके साथ 2 सीट लेके चुनाव लड़ रहे हैं आपस में, सहयोग से 2 सीटें वो दे रहे हैं, बाकी ये लड़ रहे, कांग्रेस लड़ रहे। तो ये अगर कांग्रेस की ये हालत है कि अपने ही वचन पर अपनी ही थूक के चाट रहे हैं, जो इनके खुद के प्रस्ताव पास है उन्हीं का विरोध सिर्फ इसलिए करना। चलिए मैं जरा इस पर जवाब ले लेती हूँ। गोपाल कृष्ण जी, अभी आपने विजय खेरा जी को सुना और वो कह रहे हैं कि विकास की आंधी चल रही है, इस वजह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो डर गए हैं। गोपाल कृष्ण जी, आवाज मिल रही है आपको? गोपाल कृष्ण जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संपर्क साधने की फिर से एक बार कोशिश करेंगे। लेकिन राम प्रकाश पांडे जी, अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों को लेकर, तो लोकसभा चुनावों के लिए ममता दीदी पहले ही कह चुकी हैं कि हम अपने दम पर ही अब चुनाव लड़ेंगे, और आप लोगों ने तो अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा भी कर दी है। पहले आप कांग्रेस के साथ बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए निकले थे, लेकिन अब आप कांग्रेस के सामने ही चुनाव लड़ेंगे। वो दिया था, अगर वो हमने जिस तरह से बताया था, उनकी अगर नहीं सहमति हुई तो हम अपने दम पे लड़ेंगे, इसलिए हमारी बोली मुख्यमंत्री ने बोला, हमारी सुप्रीमो बोली हम 2 सीट देने के लिए राजी थे, नहीं वो ज्यादा मांग रहे थे, तो हम सीएम ने देखा कि फिर ऐसे तय किया कि अपने सीट पर लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे, और हमने 42 के 42 घोषणा कर दी है नामों की। लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि लगातार जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी बयान देते आए हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, इस वजह से आप लोगों ने साथ में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जी ऐसा कुछ नहीं है, हमने शुरू में हमने सीट शेयरिंग को लेके जो बताया था उसमें वहाँ तालमेल नहीं बैठा। अधीर रंजन चौधरी अपनी जिस तरह से वो हमेशा से बोलते रहे, उनमें इलेक्शन से क्या मतलब। ठीक है। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण जी, 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं, और 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव से बड़ी उम्मीदें भी हैं। राहुल इसके लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सर एक वक्त में पार्टी के सबसे खास माने जाने वाले दिग्गज नेता ही अब राहुल का साथ नहीं दे रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं आपके यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। सर क्या कारण है इसके पीछे? ये तो मैडम अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं वाली बात बोलेंगे तो पिछले 7-8 रनिंग सीटिंग ऑफ MP बीजेपी के मना कर चुके कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये वाली बात नहीं है। बात यहाँ होती है कि किसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसका इवेल्युएशन कैसा होगा, ये मुख्य बड़ी बात है। तो और बीजेपी ने तो कुछ जनता के लिए किया ही नहीं है ना, तो किस आधार पर जाएगी? ये तो सिंपली गठबंधन को भला बुरा कहना, मीडिया पर झूठ फैलाना, यही सब इसका काम है। इसके पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि हमने भारतीय किसानों पर बम बरसाए, हमने छात्रों पर लाठियां बरसाई, जिसने रोजगार मांगा छात्रों ने। ठीक है सर, मैं आऊंगी जो जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन आपसे मैंने जो सवाल पूछा सर, पहले उसका जवाब दे दीजिए ना। क्या कारण है कि जो आपके तमाम जो पुराने चेहरे हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, पहले ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं? क्या पीछे इसके कारण है, ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना कि अभी आप जानकारी ले लीजिए कि कुछ दिनों में 3 से 4 दिनों के अंदर में बीजेपी के 2 सांसदों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, और जो ओल्ड हो चुके हैं या जिन्होंने इच्छा जाहिर किया उन्होंने नहीं किया होगा। बीजेपी में से कई 8 से 10 लोग हैं जो टिकट अनाउंस होने के बाद मना कर चुके हैं। अभी तो हमने ठीक है, बीजेपी के 2 सांसद जिन्होंने कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं, लेकिन आपको अपने यहाँ के सांसदों का पता है, आपको अपने यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों को पता है कितने लोग कांग्रेस को छोड़कर गए। सर एक लंबी फेरिस्त है, और जो अब बचे हुए हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कैसे जीतेंगे, कैसे बीजेपी के विजय रथ को रोकेंगे? बिल्कुल विजय रथ को रोकेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है। अभी बिहार में आपने रैली देखी होगी महागठबंधन की, इतनी बड़ी और विशाल रैली हुई। तो सर जनता उम्मीदवार को ही तो टिकट, जिसको आप टिकट देने हैं, जो उम्मीदवार मैदान में खड़ा होगा उसी को तो वोट देगी, लेकिन उम्मीदवार ही नहीं होंगे, उम्मीदवार ही मना कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे उम्मीदवार?
ये तो बीजेपी का किस्सा है कि वो क्रिकेटर और मॉडलिंग और हीरोइन को टिकट दे रही है, वो लोग मना कर रहे हैं। पवन सिंह ने मना किया, युवराज सिंह ने मना किया, गौतम गंभीर ने मना किया, मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के हैं जिन्होंने टिकट लड़ने से मना कर दिया है चुनाव। तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है। हमारे यहाँ तो कैलकुलेशन बेस्ड है कि किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उस आधार पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो हमारी बहुत बड़ी गठबंधन है। ठीक है ना सर, लेकिन वो किसी अभिनेता या अभिनेत्री को टिकट देना चाहते हैं और उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमें टिकट नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है। क्योंकि हो सकता है कि जिस क्षेत्र में वो है उस क्षेत्र से वो खुश हो और वो नहीं चाहते कि वो राजनीति में आए। लेकिन सर, आपकी पार्टी के नेता जो कांग्रेस के ही नेता हैं वो नहीं चाहते हैं, और एक इतनी लंबी चौड़ी फेरिस्त है ऐसे नेताओं की, उसके बारे में बात करिए ना सर। पहले फैसला नहीं लिया क्या कि पवन सिंह को आसनसोल से दे रहे हैं और टिकट अलॉट करने के बाद वो बोलते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। युवराज सिंह को पंजाब में अलॉट करने के बाद तो थूके चाटने की आदत तो इनकी बन चुकी है कि जो कांग्रेस के छोटे छोटे नेताओं को लेकर माथा पर घूम रहे हैं, तो इनके पास तो सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री के कुछ नचनिया इन्हीं की फौज रहेगा। ये बीजेपी के पास निरहुआ हो जाए चाहे सर, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, नचनिया, और ये कौन से शब्द होते हैं सर? बॉलीवुड का तो सही बोल रहा हूँ ना मैडम, क्या गलत बोला मैंने? क्या वो नाच गान नहीं करते हैं क्या? तो ठीक है ना सर, हर चीज की एक मर्यादा होती है ना। वो एक कलाकार है, वो अपनी कला, अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कम से कम आप लोगों से उम्मीद नहीं की जाती है सर। आप डिबेट में बैठते हैं, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम शब्दों की मर्यादा को आप लोग समझिया कीजिए। ठीक है, विजय खेरा जी जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं गोपाल कृष्ण जी, उस पर जवाब दे दीजिए। जयंत सिन्हा पे सिटिंग एमपी थे और आईएएस भी थे, उनको आपने हटा दिया और स्मृति ईरानी को रख लिया, रवि किशन को रख लिया। तो आपके पार्टी में तो नचनिया की ही इज्जत है ना, और किसी को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है आईएएस की या आईपीएस की, उनकी जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ नचनिया नाच गान होना चाहिए। दक्षिण भारत में आप हीरो हीरोइन पे टिकट दे रहे हैं। सर, मतलब जो दर्शक देख रहे होंगे ना इस वक्त, जो देख रहे होंगे वो लोग भी सोच रहे होंगे कि किस तरह के लोग बैठते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। मतलब भाषा का स्तर आप लोग कैसे इतना गिरा लेते हैं? भाषा का कहाँ गिरा है? क्या रवि किशन नाच गान नहीं करते हैं? क्या निरहुआ नाच गान नहीं? ठीक है सर, तो उसका एक तरीका रहता है ना बोलने का, उसका एक तरीका रहता है बोलने का। वाले लोग हैं, उनकी पार्टी है, तो क्या गलत कहा मैंने? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है इस लाइन में। ठीक है विजय खेरा जी। जी, इनका आरोप मैं सुन नहीं पाया, आवाज नहीं। विजय खेरा जी, यहाँ पर गोपाल कृष्ण जी का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ तो कांग्रेस के लोग बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के भी एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है जो लोग, जो सांसद छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। कई लोग टिकट नहीं मिलने की वजह से चले जाते हैं, जा सकते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इन लोग चुनाव के डर से जो लोग भाग रहे हैं वो एक अलग बात है। जनता की आवाज और नब्ज को समझ रहे हैं। और अभी हाल में ही जो सर्वे आए हैं दो, उन सर्वे में अब तो क्लीन स्वीप दिया है। जैसे कई स्टेट्स में तो मतलब किसी दिन को मिलने वाली नहीं है, जिसमें से गुजरात भी है, हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है, इनमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। और हम लोगों को उड़ीसा में उल्टा 21 में से 10 सीटें दे रहे हैं। केरल में हमको 3-4 सीटें दे रहे हैं। त्रिवेंद्रम तक की सीट हमको दे रहे हैं, त्रिशूल की दे रहे हैं। मतलब बता रहा हूँ आपसे, तो ये अलग तेलंगाना में 5 दे रहे, सर्वे से अलग डर गए, जनता से अलग डर रहे और अपनी करतूतों से डर रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्र मोदी बातें इन्होंने की हैं, न सिर्फ मीडिया में की है, संसद में भी की, हमने 1-2 उदाहरण भी दिए थे। तो अब जब इस तरह से आप बात करें तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। ये का विरोध क्यों करते हैं आप? अब ये झूठ जो बोल रहे हैं, ये झूठ अभी सामने आएगा ना। आखिर आपने बोला कि साहब वो मुसलमानों के लिए ये खतरा हो जाएगा, वो खतरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने सिर्फ कितना किया है कि अल्पसंख्यक जो सताए गए हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं पाकिस्तान में या अन्य देशों में, हम उनके लिए हिंदुस्तान में अगर वो वापस आना चाहे तो उन तकलीफों से, जिनके बच्चों बीवियों के रेप हुए हैं, तो क्या वो इस देश के बाशिंदे से 3 पीढ़ियों से उन्हें वापस लाना चाहते हैं? तो ये उसमें भी सुप्रीम चलिए ठीक है सर, सीएए को लेकर अभी बात नहीं कर रहे हैं, उस पर ये डिबेट नहीं है। लेकिन जो पार्टियों के बीच जो भगदड़ मची हुई है, किसी को टिकट मिल गया है तो वो इसलिए नाराज है कि हम तो पहले ही मना कर रहे थे, हमको टिकट नहीं चाहिए। किसी को टिकट नहीं मिला तो वो इसलिए नाराज है कि हमने पूरी
जान लगा दी पार्टी के लिए और हमें उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलेगा, उनको टिकट नहीं मिला, वो इसलिए नाराज हैं। तो तमाम बातें हैं, इनको लेकर हम यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। और अमनप्रीत कौर जी, आपकी आवाज उस वक्त नहीं आ पा रही थी, लेकिन ये बताइए कि अशोक गहलोत की ओर से तबियत का हवाला दिया गया, सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह ने प्रभारी के तौर पर व्यस्त होने का तर्क दे दिया, उत्तराखंड में हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, और ज्यादातर जो पुराने नेता हैं उनकी डिमांड है कि उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे दिया जाए। क्या आपको कारण इसके पीछे लगता है? कांग्रेसी क्यों लोकसभा चुनाव से पहले ही हथियार डाल रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते? ऋषि जी, ऐसा लगता है कि ये लोग हार से डर रहे हैं। जहाँ के राहुल गांधी एक चीज का ढंढोरा पीट रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि डरो मत लड़ो, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उनको जरूर, जो भी सीएम रहे हैं उनको भी, जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको भी जरूर लोकसभा इलेक्शन में एज ए उम्मीदवार खड़े होना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। पर जैसे आपने देखा कि जो इनकी ईसी की मीटिंग हुई है उसमें भी सोनिया गांधी जी ने पूछा है कि सचिन पायलट क्यों नहीं लड़ रहे, अशोक गहलोत क्यों नहीं लड़ रहे, कमलनाथ ने क्यों इनकार कर दिया, दिग्विजय सिंह क्यों इनकार कर रहे हैं। तो सबने अपने अलग अलग बहाने दिए हैं। आपने बात करी अशोक गहलोत की, ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने राजस्थान की जो केमिस्ट्री है पॉलिटिक्स की उसको बिगाड़ के रख दिया था, सिर्फ इस बात के लिए कि उनको सीएम का पद इतना प्यारा था कि वो छोड़ नहीं रहे थे। इसीलिए सचिन पायलट को लेके और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को लेके इतनी कशमकश चली है, आप इसे जानो, आपको भी पता है। तो उस टाइम तो दिग्विजय सिंह उस टाइम तो अशोक गहलोत ने नहीं कहा कि भी अब मेरी उम्र हो गई है या फिर ठीक है आप सचिन पायलट को मौका दे दीजिए। उस टाइम उन्होंने बोला नहीं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती है। अब लोकसभा में ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं अब मुझे नहीं लड़ना है। तो ये कुछ न कुछ कमियां जो है लीडरशिप में भी आती हैं। जैसे आपने देखा कि भाजपा की इस बात में तारीफ तो करनी पड़ेगी कि जो वो कमांड होती है, जो उनका हुक्म आला कमान से आता है, उसको एज इट इज फॉलो किया जाता है। और हमारे यहाँ इनकी इतना हो जाता है कि कोई डर नहीं है, जो भी है अपने अध्यक्ष का या फिर उनकी चीजों को लेके, पार्टी को लेके, पार्टी की पोजीशन को लेके ये लोग ऐसे नहीं करते कि पार्टी को नंबर 1 पे रखें, अपने आप को, ये अपना फायदा जो है वो नंबर 1 पे रखते हैं, दूसरे नंबर पे ये पार्टी रखते हैं। तो ऐसे ही कांग्रेस के जो अभी निचला स्थल जो आया है, ये इसी कारण आया है कि जो लोग हैं इससे, जो खासकर बड़े चेहरे हैं, वो अपनी ग्रोथ में लगे रहे हैं, पार्टी की ग्रोथ की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और अभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो अभी एफर्ट कर रहे हैं ऋषु जी, इनको ये थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो गया है। उनकी कमियां नहीं है एफर्ट्स में, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा नहीं बहुत ही लेट हो गए हैं। और पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से राहुल गांधी अकेले मेहनत कर रहे हैं, अगर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता उनका साथ दे तो रास्ता जो है, जो मंजिल है, वो राहुल गांधी के लिए न सिर्फ बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगी और फिर कांग्रेसियों को बीजेपी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी लगातार कांग्रेसियों से कह रहे हैं कि डरो मत लड़ो, लेकिन कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कह रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते। गुजरात कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी पहले ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यही हाल गुजरात के पूर्व प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर का है। गुजरात में विधान दल के नेता और पूर्व प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा भी चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव चुनाव न लड़ने की बात पहले ही कह चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ चुनाव न लड़ने की बात पहले ही कह चुके हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया है। कई विशेष अतिथि पैनल में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र में हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण जी, अभी मैंने जो बताया ये एक लंबी लिस्ट है जो समय होता है पार्टी को मजबूत करने के लिए, और कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अगर इस समय साथ आएं और सभी कार्यकर्ताओं को भी जीत का मंत्र दें, उनका मनोबल बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं जो खोई हुई सत्ता है वो आप वापस हासिल कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे की जो सेना है वो नदारत नजर आ रही है। मैडम, आपसे निवेदन करता हूँ रेशू जी कि एक जो रैली हुई है ना कल की, कहीं भी हुई होगी महाराष्ट्र में, और एमपी में, जरा उसका फोटो और वीडियो उलट के देख लीजिए कि कितने लोग थे। वो रैली हर जिले में हो रही है, हर जिला, एक जिला के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट, अगर लाखों लोग जमा हो रहे हैं
तो आप समझिए कि जनता किसके साथ। ये सच्चाई की बात कीजिए। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं एक लंबी बात बता देते हैं आपको जी। अभी आपने मीडिया से झूठ बुलवाया, खरीद के मीडिया को अडानी जी के द्वारा, और अभी गांधी मैदान में हमारी महागठबंधन की रैली हुई थी। अगर किसी ने वीडियो देखा हो तो एक बार क्लिक से देख लीजिएगा। जनता थी वहाँ हमारे साथ खड़ी है। ठीक है गोपाल कृष्ण जी, लेकिन एक चीज बताइए ना, ठीक है राहुल गांधी के साथ आप कह रहे हैं कि एक लंबी भीड़ होती है, वो लंबी भीड़ तो होती है, लेकिन वो वोटर्स में तब्दील क्यों नहीं हो पाती? इसके पीछे आपने कारणों को टटोलने की कोशिश की। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ रिजल्ट क्या आया सर? 0। हिंदी पट्टी में क्या रिजल्ट आया आपका, ये बताइए। कर्नाटक में क्या रिजल्ट आया, तेलंगाना में क्या हुआ, हिमाचल में सर मैं अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहाँ पर दो जगह आप ही की सरकार थी ना सर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वहाँ पर क्या हुआ है ना? तो सरकार जनता है ना मेरे पास, वो तो ईवीएम और इसी का मैनेजमेंट है ना। सर वही तो कह रहे हैं ना, न्याय यात्रा में जनता तो पीछे चल रही है, लेकिन वो जनता वोटर्स में तब्दील क्यों नहीं हो पाती है? ये कारण आपने टटोलने की कोशिश की क्या? मैंने सब टटोला है, और ये टटोलने पर क्या मालूम चला कि जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन बनाती है BEL, उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं, ये मालूम चला। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हैं, इलेक्शन कमीशन ने रातों रात इस्तीफा दे दिया, रातों रात स्वीकार हो गया, हो सकता है बीजेपी से टिकट लड़ जाए, ये मालूम चला। हमने टटोला है पूरा खेल को। आपके पास जनता नहीं है, ये जान लीजिए। ईवीएम की लड़ाई चल रही है, ईवीएम जितना दिन आपको बचा सकता है बचा ले, नहीं तो आपको 40 से 50 सीट पर ही भारत में बीजेपी को आपस है। कुल मिलाकर कोई भी चीज होती है, आप लोग ईवीएम पर आ जाते हैं। तो तेलंगाना में कैसे आपकी सरकार बनी सर? वो तो एक झुंझुना बजाने के लिए हमको दिया गया ना, एक झुंझुना बजाने के लिए छोटा सा राज्य में, कि नहीं तो लोग कहेगा अरे चुनाव आयोग तो पूरा डकैती पे उतर आया, अभी चोरी करने में लगा है चुनाव आयोग ना। चुनाव आयोग बड़े बड़े राज्य जीत लेता है, और एक छोटा सा झुंझुना आपके ऐसे लोगों के लिए दे देता है कि आप बजाते रहो कि आप जीत गए, आप जीत गए, आप जीत गए, कांग्रेस जीत गया। ये सब समझ। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। विजय खैरा जी सुन लीजिए, 4 डायरेक्टर बीजेपी के जो है वो बीजेपी के अधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष और उससे ऊपर के लेवल के प्रशासनिक सचिव हैं, वो सारे BEL में डायरेक्टर है, सारे अनपढ़ है, क्या काम है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, जवाब लेने दीजिए विजय खैरा जी। और बताते हैं एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है गोपाल कृष्ण जी ने। 3 पैनल, ठीक है सर, सुन लीजिए ना, जवाब लेने दीजिए जी। इलेक्शन कमीशन में 3 लोगों के सिटिंग कमीशन का गोपाल कृष्ण जी जवाब लेने देंगे या खुद ही बोलते रहेंगे आप लोग? एक लाइन विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन हुए थे 2, हमारी सरकार वहाँ भी थी, केंद्र में, हम दोनों सीटें हार गए। अब कर्नाटक में जीत गए, चंडीगढ़ में क्या हुआ था? कहीं जीत गए, तो वहाँ तो मशीनें ठीक है। चंडीगढ़ में आप अपना रोना हर तरह से सुप्रीम कोर्ट तक रोके आ चुके हो, आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट बेइज्जती कर रहे हैं, डकैती कर रहे थे, आप गलत बोलते हैं, आप कोर्ट में विश्वास नहीं है आपको। इसका मतलब आप गए थे सुप्रीम कोर्ट, हार के आ गए ना, इसका मतलब कौन बेईमान है? आप बरगला रहे हैं लोगों को। अब मुझे बोलने दीजिए, आप मशीन के ऊपर अभी मुझे पहले ही पता था कि आप क्या रोना रोएंगे, क्योंकि अभी सारे सर्वे आपके खिलाफ आ गए, जनता आपके खिलाफ है। जहाँ तक राहुल गांधी जी की भीड़ का सवाल है, तो वो भी बता देता हूँ आपको, या तो बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए, जब इनकी भर जाए तब बताइएगा। गोपाल कृष्ण जी बोलने दीजिए, अब आपने सवाल पूछे तो कम से कम जवाब ले लीजिए ना उनसे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं खुद उस समय कांग्रेस में था, मेरा सगा भाई विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था ललितपुर से, इतनी भीड़ थी, मैं खुद हवाई जहाज से आप लेके आया था राहुल गांधी जी को, इतनी भीड़ थी, घंटा घर पर लोग चढ़े थे, छतों पे लोग चढ़े थे, और वोट आए थे 4,500 जमाना क्या। ये अकेले वहाँ की हालत नहीं थी, पूरे उत्तर प्रदेश की यही हालत थी, क्योंकि आदमी को, जनता को नेतृत्व चाहिए। आपके भाग दौड़ से दौड़ नहीं हो रही फिजिकल के, आप वहाँ दौड़ गए हो 5,000 किलोमीटर चल गए, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। एक अच्छी बात थी कि राहुल गांधी हिंदुस्तान को जानना चाहते थे, जानना चाहिए, एक अच्छी बात थी, लेकिन जानने से सीखो तो वहीं को ही ब्लैंक रहते हो, जब बोलने लगते हैं तो वही बात आ जाती है, पुरानी की पुरानी जो बोलते हैं, किसी की समझ नहीं आती क्या कहना चाहते हैं। हम उनकी व्यक्तिगत बात पर अब नहीं जा रहे, क्योंकि इन्हें चला दी, जो नेता है अपनी पार्टी के अध्यक्ष है, वो अलग बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल ये है, वोटों में वो तब्दीली नहीं होती। अगर ये भीड़ों से खुश है तो खुश रहिए आप,
भीड़ के लिए, लेकिन हम वोटों से खुश हैं क्योंकि हम जनता के साथ जुड़े हैं, हम विकास का कार्य करते हैं। मोदी जी दोबारा आए थे, योगी जी दोबारा आए थे, मोदी जी दोबारा आएंगे, मोदी जी दोबारा आएंगे, जब तक चाहेंगे जब तक आएंगे मोदी जी, कोई रोक नहीं सकता। क्यों? जनता उन्हें चाहती है, क्या मशीन करेगी, क्या डायरेक्ट करेगी। आप जिस चीज के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, नहीं माना सुप्रीम, अब काहे लिए रोते उस चीज के लिए भाई? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप बैठ जाएंगे धरना रख के, सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मिल गया, करिए ना हरकतें। चुनाव को करवाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का विश्वास नहीं है। पहले आपके नेता सर देखिए, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप कोई टिप्पणी यहाँ पर ना करें, मेरा आप सभी से निवेदन है। विश्वास रखते हैं, मोदी जी को कह रहा हूँ, आप लोग अपनी बात करिए, अपनी बात करिए, ठीक है। अमनप्रीत जी, जिस बात का जिक्र अभी विजय खेरा जी भी कर रहे थे, मैं आऊंगी सर, वापस से आऊंगी, वो भी बहुत देर से बैठी हैं सर डिबेट में हमारे साथ। ठीक है गोपाल कृष्ण जी, आपको इतना ही बोलना है, किसी दिन आप ऑफिस आइए, मैं स्पेशली आपका आधे घंटे का इंटरव्यू अलग से करूंगी। बाकी लोग बैठे हैं, उनको भी मौका दीजिए ना, आप बोलने नहीं देते हैं किसी को सर। अमनप्रीत जी, अभी जिस तरीके से विजय खेरा जी कह रहे थे कि कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है उसकी कमी है, वाकई अगर इस बात को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी वाणी ऐसी है कि चाहे विपक्ष के ही तमाम नेता भले ही क्यों ना हो, वो उनकी बात को सुनते हैं और उसके बाद बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है कि मोदी जी ने आज क्या क्या कहा। तो क्या लगता है कि कांग्रेस में नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी है और इसी वजह से, इसी डर की वजह से कि कहीं हम हार ना जाएं, कांग्रेसियों ने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रहने के बाद भी कई बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति अधिकतर आप देखिए कि सभी राज्यों में बनती हुई जा रही है। देखिए, जैसे केसी वेणुगोपाल हैं और ये जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल जी, इन्होंने अपना हौसला दिखाया है ऋषि जी, इन्होंने बोला है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो कम एक्सपीरियंस होने के बाद भी गैनीबेन ने और अनंत पटेल ने मांग के सीट ली है कि हमें सीट दीजिए। तो कुछ ऐसे नेता भी हैं और कुछ ऐसे हैं कि अशोक चौहान जैसे, देखो एक्स सीएम रह चुके हैं, एक पार्टी में इतनी देर रहे हैं, उन्होंने फिर क्यों छोड़ दी कांग्रेस? कुछ तो कमियां रही होंगी, चाहे नेतृत्व की हो, चाहे हम ये बोले कि नेतृत्व की कमी है, चाहे हम ये बोले कि नेतृत्व कमजोर है। कुछ तो चीजें हैं जो उनको इफेक्ट कर रही हैं। जैसे बोल रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता की विकास की आंधी चल रही है, शायद उसका डर है। तो विकास के साथ साथ विकास की आंधी का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ ईडी और सीबीआई ये जो सारे ये जो आंधी सबको लपेटे में ले रही है, इसका भी डर है सबको। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का जो प्रसार और प्रचार की आप बात करते हो, जब सरकार आपकी होती है तो हर चीज आपके अंडर होती है। अब ये देखिए कि 10-11 साल से अगर सरकार है भाजपा की, तो 14 साल से ये बोलिए, उसके बाद 2014 के बाद लगातार भाजपा की सरकार है। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि सरकारी एजेंसियां उनके अंडर है। उसके बाद ये भी बोलते हैं कि उनका प्रेशर भी रहता है हर चीज के ऊपर। तो निसंदेह जो लोग हैं दूसरी पार्टियों में हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कह लो, कुछ ना कुछ उन्होंने जो भी अपने कार्यकाल के दौरान गलतियां करी होंगी उनसे डरते हुए कह लो कि हाँ वो भाजपा की तरफ उनकी जो दौड़ है वो लगी हुई है, वो कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं। पर ये भी चीज है कि जो एफर्ट राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे वो अपनी दूसरी न्याय यात्रा को लेके बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, ये जो एक्शन प्लान इससे थोड़ा सा पहले वर्कआउट किया जाता तो हो सकता है इसका रिजल्ट और आता। और अगर ये सारे, जैसे ममता बनर्जी भी बोलती है कि अगर ओल्ड बनाम जंग की बात करें तो वो बोलती है कि जो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं उनको खड़े होना चाहिए, और उनका भतीजा जो है, जो अब टीएमसी का सब संभाल रहा है, अभिषेक बनर्जी, वो बोल रहे हैं कि जो नए चेहरे हैं उनको मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, मैं इसी पर आने वाली भी थी। राम प्रकाश पांडे जी, पुराने और नए की जंग तो आपके यहाँ भी चल रही है। अभिषेक बनर्जी ने युवा बनाम बुजुर्ग नेताओं पर बयान दिया। ममता बनर्जी मुझे 2024 के लिए कोई जिम्मेदारी देती हैं तो मैं उसको लेने से पीछे नहीं रहूंगा, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि फिलहाल पार्टी को पूरी गति के साथ ममता बनर्जी चला रही हैं, लेकिन एक बार जब लोग एक उम्र की तय सीमा तक पहुंच जाते हैं तो उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। देखिए, द्वंद कुछ नहीं है। हाँ, युवाओं को आगे लाया जा रहा है और अभिभावक के रूप में हमारे पुराने जितने नेतृत्व हैं अभिभावक के रूप में काम कर, ये एक आपसी तालमेल मिला के 42 की चुनाव पार्टी टिकट दिया गया है। और हमारे यहाँ कोई कला नहीं, किसी तरह से भी कोई भी जो भी पुराने नेतृत्व हैं और नए जो भी आए उनके साथ अभिभावक के रूप में काम करें।
ठीक है। अमरप्रीत कौर जी, जिस तरीके से टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि राजनीति में रिटायरमेंट की एक उम्र होनी चाहिए, और राजनीति में क्योंकि रिटायरमेंट की कोई उम्र जो है वो अभी तय एक तरीके से नहीं की गई है, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं जिनकी एक उम्र हो चुकी है वो खुद ही संन्यास ले चुके हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इस बार हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमारे परिवार के किसी सदस्य को आप टिकट दे दीजिए? ये जो अभी हो रहा है तो इसको संन्यास लेना हम नहीं बोल सकते, इसको हम हथियार डालना बोल सकते हैं ऋषि जी। क्योंकि एकदम 1 महीना पहले इलेक्शन के आप ये बोल रहे हो कि हमारी उम्र हो गई है या मैं बीमार हूँ या कुछ भी अपना कारण दे रहे हो, तो ये कोई राइट टाइम नहीं है ये सब डिसाइड करने का। अगर अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं तो उनकी बात सही है कि युवा चेहरों को, युवा लोगों को, क्योंकि उनकी सोच जो होती है, उनकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, तो उनको मौका मिलना चाहिए, वो भी अपनी जगह सही है। और दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी बोल रही है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको ज्यादा तजर्बा रहता है कि पॉलिटिक्स में, क्योंकि अप एंड डाउन आपको पता है बहुत आती हैं, एकदम से आपको डिसाइड करना पड़ता है, तो वो कार्यशैली जो होती है वो आपकी अंदर अगर एक्सपीरियंस होगा तभी आप कर पाओगे। पर ये मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन जब आने को है, अभी हफ्ता 10 दिन में उसका डिक्लेयर हो जाएगी डेट, तो एकदम इस समय तो ये सभी चीजें डिसाइड करने का टाइम मुझे लगता है नहीं है। चाहे कि ये बातें अपनी अपनी जगह दोनों की बात सही है, पर ये पूरी राजनीति को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की उम्र भी तो बहुत है, पर ये बंदे की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर मुझे लगता है निर्भर करता है। आप ये देखिए कि जितने एनर्जेटिक हमारे प्रधानमंत्री नजर आते हैं उतने उस उम्र में कई लोग नहीं भी आते, पर एक उम्र सीमा अगर बांध दी जाती है तो वो एक तरीके से अच्छी भी है। जैसे वोटिंग के लिए हमारी जो उम्र होती है वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, तो ऐसे ही लीडरशिप की भी है, ऐसे ही पॉलिटिकल लीडर्स की भी है कि उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उनकी कम से कम उम्र तो निर्धारित करी हुई है, और पर ज्यादा से ज्यादा नहीं है। पर ये सब अपने अपने इंडिविजुअल उनकी जो कार्यशैली होती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। कई बार अच्छी उम्र में भी लोग ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं तो वो अच्छे से अपना कार्यकाल करते हैं, अच्छे से अपना काम संभालते भी हैं। बिल्कुल, और उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, क्योंकि आपकी जो दृढ़ इच्छा है, जो आपका मनोबल है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए। लेकिन इस मनोबल को कांग्रेस को बढ़ाने की आवश्यकता है, और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनको कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में गारंटियों का जो दौर है, लोक लुभावन वादों का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज पंडित जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बड़े बड़े ऐलान कर रही है, हालांकि ऐलान तो आपकी तरफ से भी किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस युवाओं के लिए रोजगार की घोषणा के बाद अब कांग्रेस ने महिलाओं के लिए ऐलान किया है। कांग्रेस नारी न्याय गारंटी देने का दावा कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र में सरकार बनने पर वो ये सारी गारंटी देंगे। आपकी प्रतिक्रिया पहले इस पर। विशु जी, आप ये देखिए कि कांग्रेस इतनी घबरा गई, इतनी डर गई कि उसके जो बहुत सीनियर नेता थे, जो वरिष्ठ नेता है, वो कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। आप देखिए कि कहाँ तो ये यूथ को आगे नहीं आने देना चाह रहे थे, कहाँ पे ये किसी यूथ को बड़े पद पे बैठने नहीं देना चाह रहे थे, ना चुनाव के लिए टिकट देना चाह रहे थे। पर लेकिन जब आज इनको लगने लगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और देश की जनता 400 के पार का नारा पूरे देश में गूंज रहा है, वहाँ इनके हौसले इस कदर प्रस्त हो गए हैं कि अब ये चुनाव लड़ने से डरने लगे हैं। अब कोई तो बीमारी का बहाना लगा रहा है, कोई उम्र का बहाना लगा रहा है। अरे भाई, आप जब आज बीमारी उम्र का बहाना लगा रहे हैं, आप जब यूथ को पद देने की जिम्मेदारियां देने की बात थी तो आप नहीं दे रहे थे। तो ये एक बहाने हैं, ये डर है, ये डर साबित हो रहा है। उस डर की वजह से ये लोग जो है चुनाव में नहीं आना चाहते। ठीक है, गोपाल कृष्ण जी जवाब दे दीजिए। डर है, डर की वजह से आप लोग चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते? हाँ, डर तो किसको है मैं बता देता हूँ आपको। इनके सिटिंग विधायक गौतम गंभीर भरपूर युवा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं लड़ेंगे। इन्होंने टिकट अलॉट कर दिया। पवन सिंह बॉलीवुड के हीरो हैं, आसनसोल से, उन्होंने टिकट मिला हुआ लौटा दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। मीनाक्षी लेखी जी का टिकट कट गया, ठीक है।
और युवराज सिंह की घोषणा कर दी पंजाब से, उनका टिकट कट गया। तो ये अपनी कहानी नहीं सुनाए दूसरे को, इनकी अपनी कहानी है वो। और अभी मैंने, चूंकि मेरे पास पूरे भारत के आंकड़े नहीं है, इनके कहां लोगों ने मना किया है। और अगर ये बोलते हैं कि जो 75 साल की उम्र के बाद नहीं देंगे, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को ही हट जाना चाहिए था। उनकी उम्र हो चुकी है 75 साल। अब वो दूसरों पर जुल्म ढाए अपने पार्टी में, जैसे आज हाँ प्रज्ञा सिंह जी को, प्रज्ञा ठाकुर जी को, जो बहुत बड़ी संत भी हैं, उन पर एनआईए ने वारंट निकाल दिया है, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने बोल दिया था। टिकट काट दिया आपने, जब उन्होंने सच्चाई बताई कि देखिए कैसे कर रहे हैं, तो उसको वारंट निकाल दिया एनआईए ने। ये उमा भारती को साइड कर दिया गया, तो ऐसे पार्टी आडवाणी जी को साइड कर दिया गया। तो इनकी मेरे मित्र आडवाणी की उम्र 95 और जयंत सिन्हा युवा चेहरा, शिक्षित IITN और IAS, उनको साइड का लाइन कर दिया गया, उनके टिकट काट दिए गए। लेकिन स्मृति ईरानी जी के टिकट नहीं कटेंगे, क्यों? क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा इज्जत है बॉलीवुड में। और अगर आप बलात्कारी हैं तो आपको तो पक्की से 4 चांद लग जाएगा। जैसे आपने राम रहीम को बेल दे दिया और बिल्किस बानो को बेल दे दिया, मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। जिन लोगों ने मणिपुर में दुर्व्यवहार किया महिलाओं के साथ, क्या उनके घर पर बुलडोजर चल गया? ये क्लियर करेंगे ये लोग। ये किस तरह के लोग हैं कि आज देखिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपना जीवन दे दिया और उस पर आपने वारंट निकलवा दिया। ये 2-3 दिन पहले की बात है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, जब ये केरल की ओर जाते हैं तो वहाँ जाके बीज के बिजनेस करने वाले को सपोर्ट करते हैं, और इधर आते हैं तो ये गोरक्षक बन जाते हैं। आज पंजाब के किसानों ने जब थोड़ा सा फायदा मांगा, उस पर ड्रोन से बम बरसाया। किस तरह के लोग हैं ये, देश के दुश्मन, कांटियां बिछवाई इन लोगों ने। इनको 1 पैसे का भय नहीं है, क्योंकि इनके पास में ईवीएम मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ईवीएम कंपनी में 4 डायरेक्टर बीजेपी के बैठे हुए हैं। किसानों के दुश्मन है ये। ठीक है, जवाब लेने दीजिए। हालत क्या है? रोजगार लड़कों छात्रों का दुश्मन है। सनातन का बेटा ठीक है, मनोज पंडित जी, आप लोग कहते हैं कि इस बार 400 के पार, और लगातार आप लोग ये नारा भी दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को आप सोच रहे थे, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो टिकट पाने से पहले ही साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम टिकट नहीं लेना चाहते हैं। ये जो लिस्ट है वो कांग्रेस में ही नहीं है, बल्कि आपके यहाँ पर भी तमाम ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़े। और अभी गोपाल कृष्ण जी ने नाम भी दिया, गौतम गंभीर, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मनोज पंडित, ठीक है सर, आपने बोल दिया, जवाब लेने दीजिए जी। आप मेरे मित्र का बीपी बढ़ जाएगा तो फायदा नहीं है। आराम से डिबेट को बड़े शालीनता से और बड़े ऐसे तरीके से करना चाहिए जिससे कि लोग, जो जनता हमारे चैनल को देख रही है, जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं, उनको एक चीजें बड़ी शालीनता से समझ में आए। हम लोग अगर ऐसे डिबेट करेंगे तो, या तो देखो, एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे त्यागी जी, उनका डिबेट करते करते वो चले गए बेचारे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारा पक्ष, वो मेरे मित्र कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, और ये हमारा काम है। और आप एंकरिंग कर रही हैं, ये आपका काम है। हम तीनों का काम है और हम तीनों को अपना काम बखूबी निभाना चाहिए। ठीक है, इसको व्यक्तिगत लेके विशु जी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत लेके हम इस चीज को कुछ कर नहीं सकते। ठीक है सर, ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। मनोज पंडित जी जवाब दे दीजिए। उन्होंने सवाल पूछा है कि कांग्रेस के ऊपर तो आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में भी तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, और उसमें गौतम गंभीर का नाम भी शामिल है। नहीं, एक व्यक्ति ओनली, सिर्फ पवन सिंह का जो चुनाव था, वो पवन सिंह ने कहा कि अभी मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि मेरे प्रोजेक्ट चले हुए हैं और मैं जनता को समय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं चुनाव अभी नहीं लड़ना चाहता। अगर पार्टी इसके बाद मुझे कुछ जिम्मेदारी सौंपेगी तो मैं काम करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, गौतम गंभीर का व्यक्तिगत, उनके घर में व्यक्तिगत उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। और तीसरा नाम मुझे बता दीजिए, पूरे देश में कोई तीसरा नाम हो तो। ठीक है, कोई तीसरा नाम नहीं है। आज बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैं बता दूं। तो इसलिए क्या है कि आप अपने आईने को, कहते हैं ना कि चेहरे पे धूल लगी थी, शीशे पे चेहरा साफ कर रहे, तो वो वाला हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस अपने आप को नहीं देखना चाहती। 130 साल पुरानी पार्टी, देश में सबसे पुरानी पार्टी, और आज ये हालत है कि जो
10-12 साल पुरानी पार्टी, उनको हाथ जोड़ जोड़ के लोग कहते हैं कि हम 1 सीट दे दो, हमें 2 सीटें दे दो, तो क्या भविष्य है इनका और क्या भविष्य की स्थिति है। तो ये सब चीजें हैं रिशु जी, मुझे लगता नहीं, मनोबल गिर चुका है कांग्रेस का। और ठीक है, जो गोपाल कृष्ण जी जवाब दे दीजिए इस पर। बात तो सही है। देखिए मनोबल किसका एक मिनट सर, 400 पार का ये लोग नारा दे रहे हैं, आपने तो करके दिखाया है। आपकी तो एक समय में इतनी सीटें आई हैं, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थिति आज के समय में सर क्या हो गई है? कहीं ना कहीं आपको इस पर सोचना होगा, क्योंकि आप राज्यों में जो पार्टियां हैं उनसे कह रहे हैं कि हमारे साथ सीटों को लेकर समझौता करिए, हमें सीट दे दीजिए। पश्चिम बंगाल में आप देखिए 2 ही सीटें मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आपका वहां पर समझौता नहीं हो पाया। सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा ममता बनर्जी ने कर दी, उन्होंने अकेले चलने की जो राह है वो पकड़ी। तो आप लोगों को ऐसी नौबत क्यों आई सर? आप कम से कम ये सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी एक समय में, इतनी कद्दावर पार्टी देश की, क्या वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती थी? इस तरीके से सीटें मांगनी पड़ रही हैं, कोई कह रहा है हम 2 देंगे, कोई कह रहा है हम 2 भी नहीं देंगे। हाँ। अब मैं कहानी बता देता हूँ। 70 साल से भारत के हिंदुओं ने बीजेपी को चढ़ने नहीं दिया इस देश में। 70 साल से जब झूठे मीडिया का उदय हुआ, जब झूठी मीडिया, डिजिटल मीडिया आई, और ये डिजिटल जो मीडिया आई ना, वो भी कांग्रेस का लाया हुआ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, सुन लीजिए। और इसी मीडिया में जब झूठे मीडिया का उदय हुआ तो वो आए। जब वो आए तो 14 में तो आए, जनता ने सोचा होगा कि कुछ बढ़िया होगा, वो ये नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। उसके बाद आपकी हालत ये हो गई कि आपको दक्षिण भारत में एक करके सारे गठबंधन AIADMK ने तोड़ दिया। बंगलोर में आपकी बुरी हालत हुई, कर्नाटक में नाम लेने वाला नहीं है, पंजाब में नहीं है, 35-40 साल से आप दिल्ली में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, थोड़ा बहुत बंगाल में है। अगर मैं गिनाऊंगा ना रियलिटी, वो बहुत कड़वा है बीजेपी के लिए। और हम तो पार्टी से एलाइज कर रहे हैं, पार्टी से डेमोक्रेटिक तरीके से हमारा गठबंधन है, हमारी मीटिंग होती है। आप लोग ED CBI का ढौंस दिखाकर चुने हुए सरकार को गिराते हैं। जैसे कि झारखंड में हेमंत सोरेन को डराने गए, वो डरे नहीं, जेल चले गए लेकिन डरे नहीं। हिमाचल में आपने पूरा कोशिश किया, वो डरे नहीं। कमलनाथ जी को आपने परेशान किया CBI और ED का डर दिखाकर, वो डरे नहीं। लालू यादव जी को आपने डराने की कोशिश किया। तो ये क्या है? ये तो भीख मांगने से ही बदतर है ना। हम तो डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी में जाना चाहते हैं, जिसका जहां प्रभुत्व रहेगा उसकी सीट ज्यादा होगी ही। बात 2 सीट की नहीं हमारी है कि हम बंगाल में 2 सीट लड़ने गए, क्योंकि ममता बनर्जी मजबूत है वहाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं। आंध्रा में हम मजबूत है, हम लड़ेंगे। केरल में हम मजबूत है, हम लड़ेंगे। तमिलनाडु में हम लड़ेंगे। ऐसे होता है। तो ममता बनर्जी तो अब उत्तर प्रदेश में भी सीट मांग रही है, वहाँ आपको 17 सीटें मिली है। अखिलेश भैया से उनकी बातचीत चल रही है, कहीं ऐसा है कि वहाँ भी आप ही की सीट कट जाए और उनको सीट मिल जाए? वो हमारा वेटेज पे है कि कौन कहाँ वेटेज है। अभी बिहार में क्योंकि कांग्रेस थोड़ी वीक है और RJD मजबूत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि RJD का डोमिनेशन ज्यादा होगा। ये तो अंडरस्टूड है ना। जैसे आपकी जो हालत है, आपको हो सकता है चंद्रबाबू नायडू 2-4 सीट दे दे, उसको कौन गाएगा कहानी? उसकी कहानी कौन सुनाएगा? तो चंद्रबाबू नायडू से पांव पड़ रहे हो बार बार। तो सबसे बड़ी बात इनकी हालत आप देख लीजिए कि ये जो 400 का पार है ना, ये वो 4 डायरेक्टर बोल रहे हैं जो BEL जहाँ EVM मशीन बनती है उसमें जो डायरेक्टर बने हुए ये बोल रहे हैं। मैं आऊंगी मनोज जी, मैं आऊंगी वापस से आपके पास। लेकिन अमनप्रीत कौर जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण जी, और लगातार वो EVM को लेकर बात कर रहे हैं, लगातार ED की बात कर रहे हैं, लगातार CBI की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों से हटकर अगर कांग्रेस फोकस करे, जनता के बीच में जाए, प्रचार प्रसार अच्छे से करे, तो एक बार फिर से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पा सकती है? न्याय यात्रा की भीड़ आप देख लीजिए मैडम। ठीक है सर, आ रही हूँ वापस आपके पास। जी अमनप्रीत जी। अभी तो ऋषि जी बहुत देर हो गई है, अभी पासा पलटना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो एफर्ट भाजपा करती है, आपको पता है 24/7 वो एक्टिव मोड में रहती है। और इलेक्शन में जब वो अपने बड़े बड़े जो चेहरे होते हैं, अपने बड़े बड़े जो नेता होते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करती है। एक कार्यकर्ता से लेके प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक वो इलेक्शन में अपना पूरा दमखम दिखा देते हैं। तो उसी हिसाब से कांग्रेस जो है वो इनएक्टिव नजर आती है। खाली राहुल गांधी अगर चाहें कि वो कांग्रेस की डूबती हुई नैया को किनारे ले आएंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल अभी इस टाइम पे दिखाई दे रही है। आप ये देखो कि अगर कार्यशैली बदल लेते, अगर हम अपनी रणनीति में इनका कुछ चेंज हो जाता और वो भी टाइम पे हो जाता, थोड़ा पहले हो जाता, तब कुछ चांसेस थे।
आपको याद होगा कि सत्यपाल मलिक जी ने, जो एक्स गवर्नर रहे हैं भाजपा के, उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला था कि देखो, अगर जनता चाहे, क्योंकि वोटिंग तो हम और आप ही करेंगे, अगर हम चाहें, अगर लोग चाहें कि किसको जिताना है, किसको हराना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पासा पलट भी सकता है। चाहे इंडिया और एनडीए में बहुत अभी डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, उनका जो, अगर हम उनके दोनों के एफर्ट्स की बात करें, दोनों के रिजल्ट की बात करें, तो अभी तो इंडिया कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। ये बात कड़वी है पर ये सत्य है। पर ये चीज है कि लोग अगर चाहें, क्योंकि अभी जो देश में हो रहा है ये हम सब से छुपा हुआ नहीं है। कल कैसे मनोहर लाल खट्टर को कैसे सीएम की पदवी से नीचे उतार दिया गया, आपने ये देखा कि वहाँ की जो ये सिर्फ रणनीति के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए, जब देखा कि हरियाणा के जो किसान है वो मनोहर लाल खट्टर के अगेंस्ट है, वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा हो गई है, तो जैसे ही भाजपा को लगा कि उनकी जो मौजूदा सीएम है उनका लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, किसान बहुत विरोध कर रहे हैं, तो एकदम से ओबीसी चेहरे को वहाँ का सीएम डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसे ही अभी हो सकता है कि जैसे यूपी में आपको पता है कि वहाँ पे भी अभी बीजेपी को पता है कि किस तरीके से चाल चलनी है, किस तरीके से रणनीति लोकसभा चुनाव से पहले हमें तय करनी है, और इसकी तैयारी बीजेपी पहले से ही कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।